अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम अगेन स्टडी कॉर्नर। सो हमने जो है लास्ट टाइम डिस्कस किया था गैसेस एक्सचेंज की टेस्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज देखे थे। और आज हमारे पास टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम और कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, डायामीटर ऑफ सिंगल एल्यूलाई इज स्लाइटली डेश देन डायामीटर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है एल्यूलाई की स्ट्रक्चर है, एक ईयर का बैग होता है जिसके अंदर ईयर आती है। ठीक है, उसके सराउंडिंग में आपको पता है ये वाली जो स्ट्रक्चर है लंग्स की, ये मिलियंस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर। ठीक है, तकरीबन 7 से लेकर 8 मिलियंस जो है हमारे पास जो ईयर बैग्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन लंग्स के अंदर। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है और इसका डायमीटर जो है, इनमें से बड़ा डायमीटर किसका होगा? तो हम कहेंगे कि ये जो एल्यूला है या ईयर बैग है, इसका डायमीटर जो है ब्लड कैपिलरीज से थोड़ा ज़्यादा होता है, स्लाइटली ग्रेटर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, द प्रोटीन प्रेजेंट इन एल्यूलाई वॉल्स एंड अलो एल्यूलाई टू एक्सपेंड एंड रिक्वाइल इजीली ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग के टाइम जो है वो कौन से प्रोटीन है जो एल्यूलाई को क्या करते हैं, एक्सपेंड भी करते हैं और रिक्वाइल भी करते हैं? वो प्रोटीन बेसिकली कोलेजन प्रोटीन है और इलास्टिन प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करना और रिक्वाइल करना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन्स कार्टिलेजिनियस सी शेप्ड रिंग्स। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर कार्टिलेजिनियस सी शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता? तो हम देखेंगे कि जो ट्रेकिया है, यानी ग्लोटस के बाद या लेरेंक्स के बाद जो ट्रेकिया आता है उसके ऊपर जो है ना कार्टिलेज की रिंग्स मौजूद होती हैं। उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है 2 ब्रांचेस के अंदर, जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। उनके अंदर भी क्या होती हैं, रिंग, कार्टिलेजिनियस रिंग होती हैं जो इनको कोलैप्स होने से बचाती हैं। ठीक है, तो ट्रेकिया के अंदर रिंग होंगी, ब्रोंकाई के अंदर भी होंगी, एल्यूलर डक्ट के अंदर नहीं होंगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमें वो चीज सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ये रिंग नहीं होती, वो होगा एल्यूलर डक्ट। ये एल्यूलर डक्ट हम उसको बोलेंगे कि जब ब्रोंक्यूल्स जो है एक फाइन ट्यूब के अंदर डिवाइड हो जाती है, उसके बाद वो ट्यूब डायरेक्ट ओपन होती है किसके अंदर, ईयर सेक्ट के अंदर, उस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, एल्यूलर डक्ट का नाम देंगे। ठीक है, ओके। एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास, द ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑफ बोथ लंग्स फ्रॉम वेयर ब्लड वीजल्स एंड ईयर पैसेज वे पास इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज। अब दोनों लंग्स के अंदर एक किस्म का डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन के थ्रू जो है हमारे पास ये ब्लड वीजल्स और ईयर पैसेज वे क्या होते हैं, इंटर होते हैं। इन डिप्रेशंस को हम क्या नाम देंगे? ये वाला जो डिप्रेशन है इस लंग्स के अंदर, या ये वाला डिप्रेशन है, इसको हम नाम देते हैं हिलम का। इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम हिलम बोलेंगे। ओके, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास, मेमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैव डैश ब्रीथिंग। मेमल्स, रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप का ब्रीथिंग होता है? पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग या नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग? अब पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग और नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है कि किस चीज को हम कहेंगे। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग का मतलब ये होता है कि जब एनवायरनमेंट का प्रेशर क्या हो, कम हो, एनवायरमेंटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या हो, कम हो, और उसके कंपैरिजन के अंदर हमें जो लंग्स का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो, तो हम इस चीज को बोलेंगे पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। यानी जब लंग्स का प्रेशर या थोरेसिक कैविटी का प्रेशर ज्यादा हो एज कंपेयर टू एनवायरमेंटल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम उस चीज को क्या कहेंगे कि जो हवा है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर के अंदर आ रही है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ये जो चीज होती है ये होती है फिशेस के अंदर और एम्फीबियन के अंदर। हमारे अंदर यानी हम मेमल्स के अंदर आते हैं, और रेप्टाइल्स हो गए और बर्ड्स हो गए, उनके अंदर होता है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। यानी हम पहले ब्रीथ करने से पहले क्या करेंगे, अपनी चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करेंगे ताकि लंग्स का एरिया इंक्रीज हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन के अंदर हमारे लंग्स का प्रेशर कम होता है, तो एटमॉस्फेयर की हवा जो है वो हमारे लंग्स के अंदर दाखिल होती है, एंटर होती है। ठीक है, तो हम जो है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथर हैं। नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग हम उसको बोलेंगे जब जो यानी ऐसा रीजन जिसके अंदर हवा जो है हाई रीजन से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग है। तो हमारे अंदर जो है हम मेमल्स हैं, तो इस हवाले से हम कहेंगे हमारे अंदर नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है। उसके बाद ट्रेकिया हैव अबाउट डैश सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ट्रेकिया के अंदर कितनी रिंग्स मौजूद होती हैं? ट्रेकिया के अंदर तकरीबन 16 से लेकर 20 तक जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती हैं, जो कि इनको कोलैप्स होने से बचाती है। अच्छा, इससे रिलेटेड ही एमसीक्यू है हमारा कि फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस जो रिंग होती है उनका असल फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन टू ट्रैप पैथोजन नहीं, ये नहीं है, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग इट, हाँ ये हम कह सकते हैं
ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फिल्टर एयर इंस्पायर्ड, ये हो सकता है, लेकिन इससे जो बेस्ट हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है, क्योंकि ये एक किस्म का ट्यूब है, अगर इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान ये क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, तो उसके दौरान ये रिंग क्या करती है, इस ट्यूब को प्रोटेक्ट करती है, यानी ट्रेकिया को और ब्रोंकाई को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, कोलैप्स होने से बचाती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन द प्रेशर इनसाइड लंग्स इज डैश देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, हमारी बात हो रही है ह्यूमंस की, कि जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो उसके टाइम हमारे लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, इक्वल होगा। तो हमने अभी अभी कहा है कि हम जो है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथर हैं, तो इस लिहाज से हमारा जो प्रेशर होगा लंग्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। हम क्या कहेंगे कि इस कंपैरिजन में प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। ओके, एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स, रिब्स और स्टर्नम की मूवमेंट किस तरफ होगी, क्योंकि हम इंस्पायरेशन के दौरान जो है हमारी थोड़ी सी कैविटी और लंग्स का वॉल्यूम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये स्टर्नम और जो रिब्स हैं ये क्या बना रहे हैं, बेसिकली रिब केज बना रहे हैं, तो रिब केज की मूवमेंट ही डिसाइड करती है कि थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली जो है रिब्स या स्टर्नम आउटवर्ड भी मूव करेंगी और उसके अलावा अपवर्ड भी मूव करेंगी, यानी थोड़ी सी कैविटी आउटवर्ड भी मूव करेंगी और अपवर्ड भी मूव करेंगी, तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंस्पायरेशन के दौरान ये प्रोसेस होता है, आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होती है रिब्स की, या ओवरऑल हम कहेंगे रिब केज की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हाट विल नॉट हैपन ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन का मतलब पता है सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू है कि क्या है जो नहीं होता है इंस्पायरेशन के दौरान या इनहेलेशन के दौरान, वॉल्यूम ऑफ थोड़ा सी कैविटी इंक्रीज, ये होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज, डेफिनेटली जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इनसाइड डिक्रीज होगा। रिब केज मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ये भी प्रोसेस होगा। डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, डोम शेप्ड का मतलब है कि ये जो डायफ्राम है जो कि क्या कर रहा है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, डोम हो जाएगी। नहीं, इनहेलेशन के दौरान इसकी शेप जो है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, ताकि जो चेस्ट कैविटी वाला रीजन हो वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन जो है इनहेलेशन से मैच नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये प्रोसेस इनहेलेशन के दौरान नहीं होता। इसकी बजाय क्या होता है, डायफ्राम जो है ये फ्लैट हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्लैटेन हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये डोम शेप नहीं होगा, फ्लैटेन होगा और डाउनवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड मूव नहीं करेगा। अपवर्ड मूव करेगा एक्सपायरेशन के दौरान, बिल्कुल जब जो इसका अपोजिट टर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काज। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि इंस्पायरेशन होती है, और एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाते हैं। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल ये दोनों क्या है, एंटीगोनास्टिक के, एक कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दूसरे डेफिनेटली क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। तो इंस्पायरेशन के दौरान जो है एक्सटर्नल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इंटरनल क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ठीक है। और जब एक्सपायरेशन वाला प्रोसेस होगा तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये वाले रिलैक्स होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा इंस्पायरेशन आ जाएगा। रिब केज इंक्लूड्स, रिब केज किस चीज से बना है, रिब केज के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। अब हमें पता है कि रिब केज के अंदर बैक साइड से एक वर्टिब्रल कॉलम है, क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, उससे जो है रिब्स अटैच हैं। रिब्स के तकरीबन पहले पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और फ्रंट साइड पे एक बोन होती है जिसको हम चेस्ट बोन बोल रहे हैं या स्टर्नम बोल रहे हैं, स्टर्नम से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि तीन चीजें मौजूद हैं, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और पहले पेयर ऑफ रिब्स। तो हम कहेंगे 12 पेयर ऑफ रिब्स ओनली, नहीं ओनली नहीं होगा, स्टर्नम भी होगा, वर्टिब्रल कॉलम भी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो रिब केज होता है वो इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है कौन सा है, एक्सहेलेशन अकर्स ड्यू टू दी डैश प्रेशर इनसाइड लंग्स आर थोरेसिक कैविटी, ठीक है। कह रहा है कि एक्सहेलेशन क्यों होता है, होता किस वजह से होता है, या जो है एक्सहेलेशन के दौरान जो थोरेसिक कैविटी या लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर पूछ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, ज्यादा होगा, इक्वल होगा, क्या होगा। अब देखें हम जब इंस्पायर करते हैं तो प्रेशर इनसाइड क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तब भी हवा अंदर दाखिल होती है। अब हवा अंदर दाखिल हो गई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो अब क्या करना है, एक्सपायरेशन करनी है। तो ये कह रहा है कि एक्सहेलेशन जो होती है उसका रीजन असल क्या होता है कि लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और ऊपर से क्या होता है, रिब्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती हैं। जब रिब्स इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगी तो जो चेस्ट वाला एरिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इसके ऊपर भी प्रेशर आएगा, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हवा जो है बाहर एक्सपेल होती है या खारिज होती है, जिस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहेंगे। तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस भाई इस वजह से होता है क्योंकि लंग्स के अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर होता है या मोर होता है, ठीक है।
ओके, एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 14 है। द बेसिक स्टिमुलाई फॉर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ ब्रीथिंग आर। ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस चीज के लिए जो बेसिक स्टिमुलाई है या इस चीज को जो ट्रिगर कर रहा है रेट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। वैसे तो रेट जो है हमारा इनवॉल्यूंटरी होता है, वो कांस्टेंट ही होता है। वो रेट हम डिस्कस करके आए हैं कि वो रेट जो होता है वो 12 to 20 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर हम जो है 12 से लेकर 20 मरतबा जो है हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, यानी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि नॉर्मली तो इनवॉल्यूंटरी होता है, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें होती हैं जो कि ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देती हैं। वो कौन सी होती हैं, कौन सा स्टिमुला है बेसिक? वो बेसिकली है ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना, और उसके अलावा ब्लड के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आर the stimuli for the increasing or decreasing the rate of breathing। breathing के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ये दोनों फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव। ओके, the change in the concentration of carbon dioxide and H positive ion inside blood vessels are monitored or detected by। अब देखिए ये एक किस्म की चेंज है, तो चेंज को डिटेक्ट करने के लिए कुछ चीजें, कुछ सेल होते हैं जिनको हम रिसेप्टर बोलते हैं या सेंसरी सेल बोलते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर इनका कौन रिसेप्टर है? नॉर्मली लिखा है बैरो रिसेप्टर, ये तो प्रेशर को जो है वो फील करते हैं। नोसिसेप्टर जो कि पेन को रिसेप्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर जो कि हीट के लिए सेंसिटिव होते हैं। उसके अलावा हमारे पास है कीमो रिसेप्टर, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयन क्या हैं, ये हमारे पास एक किस्म के केमिकल हैं, तो इनके लिए हम बोलेंगे कि भाई इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या होंगे, कीमो रिसेप्टर होंगे। ब्लड के अंदर कीमो रिसेप्टर होते हैं दो टाइप के, एक को हम बोलेंगे केरोटाइड बॉडीज, केरोटाइड, और दूसरा है एरोटिक बॉडीज, एरोटिक बॉडीज। केरोटाइड और एरोटिक बॉडीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये डिटेक्ट करके डायरेक्ट मॉनिटर करेंगे किसको, मेडुला ऑब्लांगेटा को। उसके बाद जो है रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो जो नॉर्मली जो हमारा जो ब्रीथिंग है वो कंट्रोल कर रहा है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, क्योंकि उसको ही हम कहते हैं ब्रीथिंग सेंटर। जो भी सारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज होती हैं वो मेडुला ऑब्लांगेटा ही कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन का पार्ट। बाकी अगर हम जो है वॉलंटरली हम क्या कर रहे हैं, अपनी विल के अकॉर्डिंग हम ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब इस चीज को कोऑर्डिनेट करेगा हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव आयन इन CSF। व्हाट इज CSF? CSF का मतलब है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक फ्लूइड होती है क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर लैंप तो मौजूद होती नहीं है। ठीक है, तो एक्सचेंज के लिए और लुब्रिकेशन के लिए एक फ्लूइड मौजूद होती है जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कौन डिटेक्ट करता है? अब उसके अंदर तो केरोटाइड बॉडी और एरोटिक बॉडी होती नहीं है, तो उसको जो है डायरेक्टली डिटेक्ट करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हम कहेंगे कि CSF के अंदर इस चीज की कंसंट्रेशन को मेडुला ऑब्लांगेटा क्या कर रहा है, डायरेक्टली डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सिंपली मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। इज इन डैश कलर एंड अपीयर ब्लूइश थ्रू स्किन। जब हम उसको देखेंगे तो स्किन के थ्रू वो क्या नजर आएगा, वो ब्लूइश नजर आएगा। यहाँ पे ये जो वेन नजर आ रही है, ब्लूइश नजर आ रही है, ठीक है, ग्रीनिश ब्लू नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। असल में उस ब्लड का कलर बेसिकली क्या होता है, उसका कलर होता है डार्क मैरून कलर। अगर हम असल में उसका कलर देखेंगे तो डार्क मैरून होगा। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन को गेन करके लंग्स से वापस टिश्यूज की तरफ मूव करता है, तो उस ब्लड का कलर क्या बन जाता है, उसका बन जाता है रेड, ब्राइट रेड कलर बन जाता है, वो तेज रेड कलर का बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड चला गया है, एक्सपायर हो गया है, अब ऑक्सीजनेट हो गया, तो वो उसका कलर रेड बन जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो डार्क मैरून होगा। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय डैश फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, लंग्स से लेकर टिश्यूज तक ट्रांसफर कौन करता है ऑक्सीजन को? तो नॉर्मली अगर हम देखें तो हेमोग्लोबिन ही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय डैश फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। लंग्स से लेकर टिश्यूज तक जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन ही ट्रांसफर करता है, लेकिन इसमें भी ये है कि तकरीबन 97% जो है वो कौन करता है, वो करता है हेमोग्लोबिन। बाकी 3% जो है वो वाटर ऑफ प्लाज्मा करती है। ठीक है, प्लाज्मा यानी ब्लड की जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो भी ऑक्सीजन को थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, तो हम यही सिलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर हमारे पास ये ऑप्शन होता कि भाई बोथ लिखा होता, बोथ ए एंड सी, तो हम ये सिलेक्ट करते, ई वाला सिलेक्ट करते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ई ऑप्शन नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन करेंगे। हेमोग्लोबिन मेजर जो व्हीकल है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसी वजह से हम हेमोग्लोबिन सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको ये एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हम जो है अब एक और इसकी टेस्ट है, बाकी कुछ एमसीक्यूज बाकी हैं, टेस्ट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।